हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। एज यू कैन सी ओवर हियर, डिजिटल टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काफी दिनों से न्यूज में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या रेलेवेंस है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, आइए ये सब डिस्कस करते हैं। डिजिटल टैक्स एज अ टॉपिक काफी दिनों से न्यूज में इसलिए था बिकॉज ऑफ दिस। यूएस सेट्स एंड सस्पेंड्स टैरिफ्स ऑन 6 कंट्रीज ओवर डिजिटल टैक्सेस। इन 6 कंट्रीज में इंडिया भी एक कंट्री है एंड दैट इज द रीजन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इंडिया के अलावा बाकी 5 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझ लेते हैं। इंडिया से जो भी ट्रेड यूएस में एंटर करता था, उस इंपोर्ट पे यूएस गवर्नमेंट ने उस ट्रेड पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला किया था। इस फैसले को कुछ टाइम के बाद यूएस ने सस्पेंड भी कर दिया और इस पूरे के पीछे जो रीजन था वो था डिजिटल टैक्स। चलिए लेट्स स्टडी सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिजिटल टैक्स। देखिए, जब भी कोई नया कंसेप्ट हम समझते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पेज के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट या फिर फंडा वो हमें समझ आना चाहिए। वो समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टॉपिक है डिजिटल सर्विस टैक्स। एक तरीके का टैक्स है। अब इस टैक्स को देने में इतनी मारामारी क्यों, इतना बड़े बड़े डिस्कशन क्यों हो रहे हैं इतनी देर से? अब इंडिया में ये समझते हैं टैक्स किस तरीके की कंपनी देती है। कोई कंपनी है इंडिया में, उसका फिजिकल ऑफिस है इंडिया में और वो कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। इस तरीके की कंपनी को बोला जाता है इंडियन रेजिडेंट। और वो इंडियन रेजिडेंट कंपनी जिसका फिजिकल ऑफिस इंडिया में है, बिजनेस ऑपरेशंस इंडिया में है, वो जब रेवेन्यू जनरेट करेगी, उस रेवेन्यू पे उसको जब प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट का एक परसेंटेज एज कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ऑलराइट, तो ये सब काम कौन करता है? ये टैक्स देने के लिए एलिजिबल कौन होता है? वो ऐसी कंपनी जो इंडियन रेजिडेंट होती है। वहीं पे हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज की बात करें जैसे कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक। इंडिया में इनका बिजनेस ऑपरेशंस है बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। इंडिया में वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इंडियन रेजिडेंट नहीं कहलाएंगी। दीज आर नॉन रेजिडेंट कंपनीज एंड हेंस ऐसी कंपनीज आईटी एक्ट ऑफ 1961 के अंदर कवर नहीं होती and they are not eligible to pay any kind of corporate tax। किसी भी तरीके का corporate tax वो पे करने के लिए liable नहीं होती because वो income tax act of 1961 के अंदर आती ही नहीं है। But still companies like Google, Amazon and Facebook they are generating huge revenues in India। ये revenue कैसे generate हो रहा है? Via digital ads। आप जब Facebook पे होते हैं, Instagram पे होते हैं, Twitter पे होते हैं, LinkedIn पे होते हैं, वहां पे आप लोग digital ads देखते हैं और उस ads को देख कौन रहा है? Again we Indians are watching those ads। उन ads को देख के influence कौन हो रहा है? Again we Indians are getting influenced। उस पर्टिकुलर एड से एंगेज होके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की जा रही है वो कौन कर रहा है? इंडियंस। और ये पूरा एड किस प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है? दैट इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल, अमेजॉन और फेसबुक। अगेन ये वो प्लेटफॉर्म है जिनकी पेरेंट कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज ऑपरेशंस, बिकॉज ऑफ दीज डिजिटल एड्स, दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू इन इंडिया। और इसी रीजन की वजह से डिजिटल सर्विस टैक्स, जिसको इक्वलाइजेशन लेवी भी बोलते हैं या फिर गाफा टैक्स भी बोलते हैं, गाफा यानी गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजॉन, ओके, या फिर सिंपली गूगल टैक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये जो इक्वलाइजेशन लेवी जो पहली बार 2016 में लागू किया गया था एट द रेट ऑफ 6%, वो रेवेन्यू पे लागू हुआ था। ये कंपनीज जो भी रेवेन्यू एड सर्विसेज को बेच के या डिजिटल एड्स को बेच के जनरेट करेंगे, उस पे 6% टैक्स लगेगा। उस टैक्स को बोला जाता था इक्वलाइजेशन लेवी। ऑलराइट, अब ये टैक्स रेवेन्यू पे क्यों लगाया, प्रॉफिट पे क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ऑल दीज कंपनीज आर नॉट इंडियन रेजिडेंट। अब ये जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस पे कितना प्रॉफिट है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए प्रॉफिट पे ये टैक्स नहीं लगाया जाता। दिस टैक्स, that is equalization levy or digital service tax, is imposed on the revenue which is generated by selling digital ads on these platforms, right? अभी digital ads कैसे होते हैं? बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा ये किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के digital ads हैं, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये चीज आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए डिजिटल एड्स दिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम गूगल एज अ सर्च इंजन की बात करेंगे। गूगल तो आप सबने यूज किया होगा। आप गूगल ओपन करें, ये ऊपर सर्च बार आता है, यहाँ पे आप कुछ भी जो आपको सर्च करना है वो टाइप करिए, हिट सर्च, इस पे क्लिक कर दें तो सारी सर्च क्वेरीज आ जाती हैं। सबसे ऊपर अगर आपने नोटिस किया हो, जहाँ पे छोटा सा एड भी लिखा होता है, पेज के टॉप पोर्शन पे सबसे पहले जो लिस्टिंग होती है, दिस कॉल्ड लिस्टिंग, ये गूगल एड होता है और उसके नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। दिस इज हाउ अ गूगल एड लुक्स लाइक। इंस्टाग्राम भी हम लोग ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी एड्स चलाए जाते हैं जिसका रेवेन्यू प्लेटफॉर्म ओनर्स के पास जाता है। देखिए, अब जो भी एड होगा उसके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। दिस इज हाउ यू गेट टू नो वेदर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज एन एड और नॉट। सो इंस्टाग्राम एड कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन होता है, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पे शॉप नाउ होगा या फिर कॉल या मैसेज। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बता सकते हैं ये पर्टिकुलर पोस्ट स्पॉन्सर्ड है या नहीं। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप इस पर्टिकुलर ब्रांड की वेबसाइट पे लैंड कर जाएंगे। So this is how our digital ad looks like on Instagram. Google देखा, Instagram देखा, and this is how our favorite Facebook ad looks like.
आप जैसे फेसबुक ओपन करेंगे पहले तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आपको क्लियरली दिख जाएगा और ये रहा कॉल टू एक्शन शॉप नाउ। आप इसे लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो ये लेफ्ट में स्वाइप होता चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कैरोसल काइंड ऑफ एड। मतलब ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज प्रीटी मच अबाउट डिजिटल एड्स। इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले डिजिटल टैक्स इवॉल्व कैसे हुआ इंडिया में, उसकी ये टाइमलाइन हम लोगों को स्टडी करनी है। ऑलराइट, टू स्टार्ट विद सबसे पहले दिस ऑल स्टार्टेड इन 2006। 2006 में ये सब स्टार्ट हुआ जब पहली बार इंडिया ने 6% का डिजिटल टैक्स, जिसको इक्वलाइजेशन लेवी बोलते थे, और ये इम्प्लीमेंट किया गया था ऑनलाइन एड सर्विसेज पे ओनली। जितनी भी एड सर्विसेज थी नॉन इंडियन एंटिटीज की, उनके रेवेन्यू पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी। दैट हैपेंड इन 2006। उसके बाद 2020 में रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड ऐड करा गया, यानी एक रेवेन्यू की लिमिट लगाई गई। किसके ऊपर लगाई गई? फिर से वो फॉरेन कंपनीज जो गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करती हैं, लेकिन ऑनलाइन स्फीयर में, ऑफलाइन नहीं। अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी जो ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज बेचती है, किसको? इंडिया के कस्टमर्स को, और उसका रेवेन्यू 20 मिलियन INR यानी 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, तब उस एंटिटी पे डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा। दिस हैपेंड इन 2020। ऑलराइट, उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2021 और 22 में थोड़ा सा चेंज किया गया और उसके अंदर ई कॉमर्स फॉरेन कंपनीज को लाया गया विच आर एंगेज्ड इन सप्लाई एंड सर्विस अगेन इन ऑनलाइन स्फेयर। अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है और वो सप्लाई और सर्विस में है, then these type of e-commerce companies were covered under Finance Act of 2021-2022. I think this is an important point. इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 2020 में हमने देखा था 2 करोड़ के रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड बनाया गया था। इसी तरह मई 2021 में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, वहां पे यूजर्स के ऊपर भी थ्रेशोल्ड लगाया गया, यानी कितने यूजर्स को आप सर्व कर रहे हो। आप अगर कोई एंटिटी हो, फॉरेन एंटिटी, जो कंटिन्यूअसली मोर देन 3 लाख इंडियन यूजर्स के साथ अगर बिजनेस कर रही है, देन दैट एंटिटी will be liable for digital tax. तो ये कुछ important facts थे about the timeline and evolution of digital tax which you all must know. यहाँ पे digital tax हमने conclude करा। टॉपिक से related concept clarity अगर आपको नहीं है तो आप comment section में को mention करिए। We'll try and create content on that. Alright, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, study well. I wish you all the best. Thank you.